मॉर्निंग क्लास। व्हाट हैपेंड? क्यों से? अभी नोटबुक निकालिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये रूम जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? जिसको भी आता है हैंड रेज कीजिए और बताइए। अगर मैं पूछता हूँ कि ये रूम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इसकी दीवारें, इसकी सीलिंग, रूफ, तो आपका आपका आंसर क्या होगा? खड़े हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक बता दीजिए, ठीक है। बोलिए। अरे डरो मत टेंशन ना लो, जो भी आता है गलत ही तो होगा ना, इतना ही तो है। मैं बताऊंगा सही, ठीक है। कुछ भी जो भी कुछ आता है कि हाँ भाई कि सर ये इन चीजों से ऐसे ऐसे देखा है सर हमने, ये चीजें मिलके हम एक दीवार बनती है, तो ऐसी चीजें कुछ भी बताइए। हाँ। स्टील। स्टील। ईंट। ईंट सीमेंट। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, वेरी गुड, सिट डाउन। तो देखो इसने किसने काफी अच्छा बताया, आप भी ऐसे कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि जितनी ये जो दीवार है, ठीक है, जो रूम है, ये किस किस से मिलकर बना बना हुआ है? ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स। ये डेली ऐसे ही गड़बड़ करता है क्या? ये एक्चुअली अलग अलग पेन ले रहा है ना, मतलब ऑटोमेटिकली ही, है ना। नहीं वो तो ठीक है, पर ये है ना कि अब ऑटो सिलेक्ट कर रहा है अपने आप ही, मतलब कभी हरा कभी ये, तो इस चीज वजह से। हाँ ये बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे हमने हमने बोला कि जो हमारी जो रूम है और जो दीवारें हैं ये किससे मिलकर बनी है? ब्रिक से। ठीक है। और ऐसे सीमेंट से। सीमेंट। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या है, इसमें फ्यूवल्स हैं, जिसे हम जिसको हम बजरी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक डीपली उस अच्छी तरीके से देखें कि जब कि ऐसी क्या चीज है जो एक दूसरे के साथ मिल मिल करके इसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, एक वॉल बना रही है, एक दीवार बना रही है, वो क्या चीज है इसमें? ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स क्या कर रही है, एक ऐसे एक दूसरे के साथ अटैच हो रही है और एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वॉल। दीवार। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वॉल। ठीक है। और साथ ही साथ फिर जो इसमें हमने बोला कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, साथ ही साथ इसमें ट्यूबल्स हैं, सैंड है, एटसेट्रा चीजें हैं। वे क्या कर रही हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम कर रही है, मतलब इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो छोटे से लेकर कितना भी बड़ा हो, जैसे एक बड़े से बड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा आपने बताओ, लैंड लैंड उस पर, मतलब जमीन पर आपने सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन सा देखा है? सोच के देखो, सोचो, सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन सा देखा आपने आज तक? हाथी। यस वेरी गुड। और इससे भी वो देखे आपने पिक्चर्स देखी हैं, ठीक है ना। पर ये है कि देखा जाए तो चलो वो तो हमने कभी देखा ही नहीं, मतलब बस पिक्चर्स में देखा है, पर अगर हम लिविंग की बात करें, फिलहाल जो प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो हम सबसे बड़ा एनिमल कौन सा देखते हैं या ऑर्गेनिज्म कौन सा देखते हैं? एलिफेंट। और सबसे छोटे से छोटा जो आपने आज तक अपना मतलब नेक आई से आप देख सकते हैं कि देखो ये पर्टिकुलर ये कोई ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी, मतलब जैसे आपके सामने है कुछ, जैसे मैंने कुछ बना दिया, तो आप बोल सकते हो कि ये वाला ऑर्गेनिज्म है या ये एनिमल है या ये प्लांट है, ऐसा कुछ। सबसे छोटा आज तक? चींटी। ओके। और मैं सोच रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तभी सीखेंगे जब आप खुद से भी आंसर दोगे, ठीक है। मैं इसलिए इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि आप भी आंसर दो, ठीक है। तो आपने सबसे छोटी क्या देखी है? चींटी। तो ऐसे ही चींटी से लेकर के एंड तक लेकर के एलिफेंट तक, सॉरी, एलिफेंट तक,
सब ऐसे ही ईंट लाइक ब्रिक्स लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? सेल। तो आज का हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? सेल। तो आज हम अच्छे से डीप डीप तरीके से, और मतलब जितना हो सके मैं इतना अच्छा कवर कराने की कोशिश करूंगा, ऑल दो आपने पहले भी पढ़ा होगा। अच्छा मुझे बताइए, मेरे टेम्पो ठीक है ना? मतलब मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं बोल रहा हूँ? बता दीजिएगा, समझ में आना चाहिए, मैटर करता है, ठीक है? तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो क्या है? द सेल। अरे और ये स्ट्रक्चर, साथ साथ लिखते रहिए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन द सेल। तुमने बात की कि तुम बात कर रहे हैं कि आज हम क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं? सेल। उसके फंक्शन और उसकी स्ट्रक्चर वह कैसी दिखने में कैसी है। अच्छा मुझे बताओ कि जिस तरह आपने बताया कि ये जो वॉल है, ये मिलके बनी हुई है किससे? ईंटों से, मतलब ब्रिक से, बजरी से वगैरह से। तो क्या आप इसको एज ए मतलब सामने एकदम नेकड़ा ऐसे देख सकते हैं कि ये ईंटों से बनी हुई है? नहीं ना। तो ऐसे ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नहीं देख सकते कि वो डायरेक्ट सेल से बना हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लिया मुझे दीवार में देखना है कि भाई ये किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मुझे इसके, हाँ, हमें इसको अनकवर करना पड़ेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं इसका प्लास्टर निकालना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे स्टील जो भी लगा हुआ है इसको निकालना पड़ेगा, तब हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसको अनकवर करके देखेंगे। तो आप मुझे बताइए कि हम क्या आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ हमारे पास है जिससे हम किसी भी चीज को अनकवर कर सकते हैं, जो मतलब हम अपनी नेकर आई से नहीं देख सकते, और उसकी हेल्प से हम इजीली देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप, वेरी गुड। तो ऐसे ही क्या हुआ? सबसे मतलब शुरुआत में ऐसे ही देखने के लिए मतलब कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, ये बना लिया आपने? हालांकि मैं रफली बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोट वाइज अगर बनवाता चाहूंगा तो मैं फिर ऐसे सारी चीजें लिखवाने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आए थे एक साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक। अब ये क्या थे? ये एक लैब में काम करते थे, ठीक है, एक म्यूजियम में काम करते थे। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने दिया था ये 1665, ठीक है। ये क्या थे? एक म्यूजियम में क्यूरेटर थे। क्यूरेटर का पता है किसे कहते हैं? क्यूरेटर, क्यूरेटर एक जनरल सा टर्म है। क्यूरेटर बोलते हैं, अगर आप पढ़ते होगे ना किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, ठीक है, तो आप देखते होगे ना वहां पे आपके लैब है, ठीक है, और उसकी देख रेख करने वाला जो बंदा होता है उसी को हम बोलते हैं क्यूरेटर। क्यूरेटर का नाम ही पता चल रहा है, क्योर करना, एक प्रकार से केयर करना, ठीक है ना। तो ये है कि केयर करने वाला, लैब की केयर करने वाला उसे क्यूरेटर बोलते हैं। तो ये जो रॉबर्ट हुक थे, ये क्यूरेटर थे। मतलब म्यूजियम में, वहां पर जो म्यूजियम था उसमें जो एनिमल्स प्लांट्स जो स्पेसिमेन रखे हुए थे, उन सब का यही कि कौन सही तरीके से रखा हुआ है या कोई किसी की बॉडी ज्यादा डैमेज तो नहीं हो चुकी, ये सब था। तो ऐसे ही उन्होंने क्या देखा, मैं आपको एक हिस्ट्री बता रहा हूँ ताकि आप लिंक कर सके अच्छी तरीके से कि सेल की डिस्कवरी एक्चुअल में हुई कैसे है, ठीक है। तो क्या हुआ वहां पे ना, उस टाइम पे क्या था, जैसे आजकल तो हम क्या करते हैं, हर एक चीज को किसी को भी अगर फ्रीजर फ्रीजर करना है, तो आजकल हमारे पास एक से एक केमिकल है, और एक से एक एक से एक हमारे पास कंपार्टमेंट है, जिनमें हम आराम से किसी भी ऑर्गेनिज्म को रख सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या होता था, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे आप में से कोई, तो अभी कुछ टाइम पहले भी ऐसा होता था कि लकड़ी का कोई एक ब्लॉक ना, हम एक लकड़ी का ब्लॉक, किसी भी अगर चीज को हमें सही रखना था ना, पानी को या किसी को भी, हम तो उस बोतल को, जैसे बोतल है, ठीक है, जैसे एक बोतल है, मेरी ऐसी है, ठीक है, मजाक में तो जैसे ही हमें इसमें में कोई चीज रखनी है, ठीक है, मान लिया हमने यहाँ पे पानी या कुछ भी रखा, तो इसको खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते थे उस टाइम पे, यहाँ पे एक लकड़ी का ब्लॉक वो से बंद कर देते थे, ताकि इससे कुछ भी चीजें अंदर ना जा सके, धूल मिट्टी। हालांकि हमें पहले यही पता था कि धूल मिट्टी ना अंदर जा सके, सिंपल बात ये है, क्योंकि हमें तो पहले पता था कि भाई हमारे आसपास भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे बचाने के लिए तो उनके दिमाग में क्या आया कि यार ऐसा क्या है इसमें कि ये जो लकड़ी के बॉक्स में ऐसा क्या है कि ये बाहर की धूल मिट्टी को अंदर जाने से रोक रही है और चीजें खराब नहीं हो रही है। तो इनके अंदर क्यूरियोसिटी हुई मन में कि यार इसे ये तो देखना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपनी एक प्रीमिटिव एक माइक्रोस्कोप बना दी। उस टाइम पे किसी ने कोई माइक्रोस्कोप नहीं बनाई थी, सबसे पहले माइक्रोस्कोप भी इन्होंने बनाई थी, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया, ठीक है।
इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और इसके कुछ पीसेज काट करके या फिर अलग से एक लकड़ी लेकर के, वो उसका नाम था, जैसे कि प्लांट्स होता है ना, आपने प्लांट पढ़े हैं, ठीक है। प्लांट की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बार्क, उसकी छाल जो निकल जाती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बार्क। तो उन्होंने इसका एक पीस लिया, ठीक है, ये देखने के लिए कि यार हम, क्योंकि यहाँ पे बार्क यूज करते थे हम ऐसे उसमें, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार देखते हैं इसमें क्या है। तो जब इन्होंने इसको इसके पीसेज काटे, कुछ छोटे छोटे पीसेज काटे, ठीक है, तो इन्होंने देखा, अपने माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कमरे जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। मतलब कैसे थी वो, एक ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर थी, ठीक। तो इनको ऐसी स्ट्रक्चर दिखी अपने उस प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में, सबसे पहले मेड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब वहां पे क्योंकि लैटिन से बिलोंग करते थे, उधर के ही थे, मतलब ये उधर के एरिया के, पुर्तगाल वगैरह के एरिया के, तो जिस वजह से क्या था, उधर लैटिन लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज होती थी। और लैटिन लैंग्वेज वैसे भी हम साइंस बायोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी मोस्टली क्या होता है, उधर के साइंटिस्टों ने स्टार्टिंग की थी, ठीक है। तो इन्हें ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिली। अब इन्हें देखा कि बस क्या है, यहाँ पे एक ऐसे बॉल जैसी स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर की मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर है, और बीच में से वो चीजें खाली हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे एक शब्द यूज होता है इस चीज के लिए, एम्प्टी। इन्होंने देखा कि एम्प्टी रूम जैसी स्ट्रक्चर है, मतलब खाली कमरे जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में, सैला। क्या बोलते हैं, सैला। ये थोड़ा बोर्ड ना गड़बड़ कर रहा है, जिस वजह से हम सही तरीके से समझाने का, यहाँ तक समझ आ रहा है ना। अगर कुछ भी डाउट है ना तो बेझिझक पूछ लेना, ठीक है। तो इन्होंने उस टर्म को क्या नाम, उनको खाली रूम जैसे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया, सेला। अब इसी से क्या नाम आया, सेल। तो यहीं से नाम पड़ा सेल, कि इन्होंने देखा कि भाई जो प्लांट है, मतलब जो ये बार्क था, बार्क है, ये ऐसे से ऐसे स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ है, जिनको उन्होंने नाम दिया सेल, ठीक है। यहां तक हमारी डिस्कवरी पूरी हुई कि सेल कैसे आया, ठीक। अब हम बाद में डेफिनेशन में हम बाद में आएंगे कि सेल को आपने पढ़ा होगा, सेल की डेफिनेशन क्या है वैसे, आपने अगर पढ़ा है अभी तक, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उस पे हम अभी आएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बेसिक थोड़ा बता रहा हूँ, जिस जैसे कि मतलब डिस्कवरी वगैरह जो भी है, और उसके हिसाब से फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा और भी कि स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं और फंक्शनल क्यों कह रहे हैं। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे सेल टर्म आई, उसके बाद कुछ टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ। वैन ल्यूवेनहोफ। अभी ये आए थे 1674 के समथिंग आए थे, ठीक है। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया कि जैसे इन्होंने देखा था कि भाई माइक्रोस्कोप में ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली है, ठीक। तो इन्हें इनके दिमाग में ये आया कि यार जब हमें मतलब हमें जब लकड़ी ऐसी देखने को मिली है, तो और चीजें कैसी देखने को मिलती होंगी इसमें। मतलब जैसे कि भाई पानी में क्या होगा अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, और फिर हमारे आसपास मिट्टी, इसमें ऐसी ऐसी चीजों में क्या होगा, ठीक है। तो इन्होंने अब खुद की माइक्रोस्कोप बनाई, ल्यूवेन होक ने अपनी खुद की माइक्रोस्कोप बनाई, और जो इतनी एडवांस थी, आज तक की माइक्रोस्कोप भी हम इतने एडवांस नहीं बना पाए, जो लगभग किसी भी चीज को 200 टाइम्स, मतलब 200 गुना ज्यादा जूम करके दिखा देती थी। तो अब देखो इतनी एडवांस माइक्रोस्कोप बनी, तो सिंपल सी बात है, अब हम कुछ भी चीज देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके, बायोलॉजी का है ना, बायोलॉजी के हो, अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। तो क्या हुआ कि इन्होंने अपनी खुद की माइक्रोस्कोप बनाई, और अब इनके दिमाग में ये आया कि भाई यार हमें ऐसी चीजें देखने में क्या मिलेगा। तो इन्होंने पानी की ड्रॉप्स वगैरह में देखा, सबसे पहले ऐसी चीजें देखी इन्होंने। और इन्हें क्या देखने को मिला कि कुछ चीजें जो हैं डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धब्बे जैसी स्ट्रक्चर, जैसे ब्लैक ब्लैक डॉट जैसी स्ट्रक्चर मूव कर रही है, ठीक है। मैं क्या कर रही है, मूव कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जिस वजह से क्या नाम ही दिया इन्होंने। उस टाइम पे हम एनिमल्स को क्या मानते थे, कि एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सिंपल उस टाइम पे जो थी, मतलब हमारी थिंकिंग, आजकल तो मतलब बायोलॉजी या साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हमें पता है कि भाई एक एनिमल होने में और प्लांट होने में क्या डिफरेंसेज हैं। लेकिन उस टाइम पे हम क्या मानते थे कि जो मूव कर देंगी वे एनिमल्स हैं, जो मूव नहीं करेंगे एक जगह खड़े हुए हैं उन्हें में प्लांट्स हैं, ये मानते थे ना उस टाइम पे हम। तो बस इन्होंने भी उस चीज को क्या नाम दिया, एनिमल स्किल्स नाम दिया इन्होंने। उस जो भी वो मूव करती हुई स्ट्रक्चर थी, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, एनिमल्स
फ्यूल्स। यार मुझे कितना सिर उठा रहा है। अब कहा जाता है कि इन्होंने ही सबसे पहले उसमें अपने माइक्रोस्कोप में सबसे पहले लिविंग सेल देखी। इससे पहले जो जो थी वो क्या थी? डेड सेल। वो हमें तभी पता चला बाद में, जब हमें पता चला कि भाई एक सेल का कंटेंट क्या क्या होता है, सेल किस किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है, तभी तो हम एग्जैक्ट पता कर पाएंगे ना भाई लिविंग कौन सी सेल होगी और नॉन लिविंग कैसे होगी, है ना। बाद में ये चीजें पता चली कि बाद में पता चला कि जो उस टाइम पे रॉबर्ट हुक ने खोज करी थी, वो एक डेड सेल की खोज की थी। और आज जो है मतलब ये मूव कर रही है, इनको हम क्या बोल रहे हैं? लिविंग सेल। तो सबसे पहले माना जाता है कि बैक्टीरिया, ठीक है, सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज इन्होंने ही की। बैक्टीरिया सबसे पहले इन्होंने ही देखा। बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआंस हो गए। अच्छा, प्रोटोजोआंस में क्या है, आपने पढ़ा है प्रोटोजोआंस? प्रोटोजोआंस किसी ने सुना है प्रोटोजोआ? बताइए, जिसको भी आता है कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। अमीबा पैरामीशियम सुना है? हाँ, तो बस प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं वही। ठीक है, प्रोटोजोआ एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन में बात करते हैं हम इसकी, या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक चैप्टर है 11th क्लास में ही, उसमें हम सब चीजें देखते हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले उन्होंने अमीबा, पैरामीशियम, इन सबको देखा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट है तो पूछ लेना आराम से। अभी बस हम भी इसी की कर रहे हैं। अभी जब और ज्यादा थोड़ा सा हम एडवांस देखेंगे अभी की सेल कैसे और ज्यादा क्या क्या चीजें बनाती है, तो फिर और ज्यादा डाउट आ सकते हैं। तो मैं सीरीज कर दूं? तो अगर मैं कहूं यहाँ पर कि डेड सेल की खोज किसने की? डेड सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। ब्राउन कौन सा बोला? किसी ने ब्राउन बोला। और लिविंग सेल की खोज किसने की? हाँ, एंटोन लिविन हो। तो ये तो थी डिस्कवरी की बात। हालांकि इसके बाद भी फिर क्या हुआ, कुछ सेल थ्योरीज आई, मतलब ये बताया गया कि सेल क्या क्या चीजें मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इसके बाद क्या था कि इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए। ठीक है, इसके बाद दो साइंटिस्ट और आए, स्लीडेन, स्लीडेन एंड स्वान। होप आपने सब पढ़ रखा है। बस मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्लीडेन जो थे एक बोटनिस्ट थे। ये क्या थे? एक बोटनिस्ट। और नीट में क्वेश्चन आता है यहाँ से। नीट में यही से क्वेश्चन आते हैं कि स्लीडेन ने क्या किया, ऐसा कुछ, और सेल थ्योरी किसने दी। ये सब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, तो स्लीडेन जो थे एक बोटनिस्ट थे, जर्मनी के थे ये। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्योंकि उस टाइम पे काफी टाइम हो गया था, तो मतलब ये देखो 1674 में समथिंग आया था, ल्यूवेन होक आए थे। ठीक है, जिन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। उसके बाद देखो कितने साल बाद, लगभग 100-200 साल के बाद यहाँ पे डिस्कवरी हुई चीजें, मतलब और साइंटिस्टों ने मतलब और चीजें देखने की कोशिश की माइक्रोस्कोप से। तो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, इन्होंने देखा प्लांट्स को। इन्होंने क्या किया, क्योंकि एक बोटनिस्ट का सिंपल सी बात है, प्लांट को स्टडी करेंगे, एनिमल को तो करेंगे नहीं। तो इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को स्टडी किया और इन्होंने देखा कि यार जो प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, मतलब इन्होंने मोस्टली सब प्लांट्स जितने भी ये कर सकते थे, तो उन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया और इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी सेल्स के बने हुए होते हैं। क्या बोला उन्होंने? मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, सुनो। तो इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट है वो सभी सेल से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्वान आए यहाँ पर, ये हाँ, इसका एक सन याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। 1838 1838 में स्वीडन आए थे। और इसके बाद जो थे स्वान आए थे। स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट। क्या थे? जूलॉजिस्ट। अब इन्होंने इन्होंने प्लांट के इन्होंने, ये सिंपल सी बात है, जूलॉजिस्ट है तो किनको स्टडी करेंगे? एनिमल्स को। एनिमल्स को स्टडी करेंगे। तो इन्होंने एनिमल्स को स्टडी किया और साथ ही साथ इन्होंने एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स को भी स्टडी किया। ठीक है, और इनका ये जो आए थे इन्हीं के एक साल बाद 39 में आए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई सिर्फ प्लांट ही नहीं, सिर्फ प्लांट ही नहीं, एनिमल्स भी किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। कि इन्होंने बताया फिर कि प्लांट एंड एनिमल्स जो बॉडी होती है वो सब सेल से मिलके बने होते हैं। तो इन्होंने आपस में साझा कर लिया, दोनों ने एक बातचीत करी। ठीक है, एक दूसरे से कि चलो भाई हमने हमारे जो दो मत है हम उसको एक जगह ले आते हैं। ठीक है, और इन्होंने इन मतों को अपने अपने रिसर्च को, ठीक है, डिस्कवरी को
एक साथ मिला करके एक थ्योरी दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ज्यादा बोरिंग तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आई थिंक ये 10th में भी। वो लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इन्होंने अपनी एक सेल थ्योरी दी, ठीक है, सेल थ्योरी, जो यही 1839 में आई। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक सेल थ्योरी दी, जिसका एक पोस्टुलेट था, या जिसको इन्होंने सबसे पहले एक, जो इन्होंने अपना पोस्टुलेट का मतलब है एक मत, कोई भी एक प्रिंसिपल दे दिया। ठीक है, जो इन्होंने बता दिया कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉलो करेगा। जस्ट वेट, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही। तो इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स मेड अप ऑफ आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इन्होंने ये बताया। फिर इसके बाद कुछ टाइम बाद जो है एक और साइंटिस्ट आए। हाँ, ये जो यहाँ पे जब इन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, तो उस टाइम के साइंटिस्ट, जो अदर साइंटिस्ट थे, उन्होंने पूछा कि भाई चलो ठीक है, आपने बोला कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन हमें ये तो बताओ कि सेल्स जो है वो आती कहाँ से हैं, सेल्स कैसे बनी है, मतलब नई सेल्स कैसे आ रही हैं। तो इसका जवाब नहीं दे पाए, तो ऐसे सेल थ्योरी इनकम्प्लीट रह गई, है ना, जब ये अपने मतलब इस चीज को प्रूफ नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। आपने सुना हो, क्या किया था उन्होंने? रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या किया था? हम्म, किसी को पता है? बुक तो है आपके सामने। हाँ, इन्होंने अभी सेल थ्योरी को पूरा किया, कंप्लीट किया। इन्होंने एक अपनी यही चीज जिसकी कमी थी, क्या चीज, किस चीज की कमी थी, लोगों ने क्या क्वेश्चन किया था उनसे, सेल्स आती कहाँ से है ना? तो ये भाई साहब रुडोल्फ विर्चो, इनके दिमाग में बैठ गई ये बात कि यार कैसे आती है, तुम्हें बताना पड़ेगा कि भाई ऐसे सेल थ्योरी जो है इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो इन्होंने अब 1855 में एक और इसमें पॉइंट जो है वो ऐड कर दिया। ठीक है, कौन सा? ये लिख लिया आपने? हाँ बताओ, कौन सा, क्या सुना है आपने इसके बारे में? हाँ हाँ हाँ, वो डिवाइड होती है, हाँ बिल्कुल। तो इन्होंने बोला कि जो सेल्स आती है, ठीक है, जो नई सेल्स आती हैं, दूसरा जो पॉइंट दिया इन्होंने, बोला कि सेल्स ऑल सेल्स कम्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब प्री एग्जिस्टिंग सेल का क्या मतलब है? प्री एग्जिस्टिंग सेल, हाँ, जो पहले से प्रेजेंट सेल थी, जो पहले से प्रेजेंट सेल थी, मान लिया एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है, इसी ने क्या काम किया, इसी ने अपने आप को दो बना लिया। ठीक है, इसका जीने लग रहा था अकेले का कि यार मैं अकेला कैसे क्या करूंगा संसार में, तो एक साथी चाहिए जो वो मेरे साथ खेल कूद सके। तो इन्होंने क्या, इसने क्या काम किया, डिवाइड कर गई। ठीक है, मतलब इन्हें दो सेल बन गई। तो ऐसे ही जितनी भी सेल्स हैं वो सब डिवीजन से आती हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, आया कि भाई फिर पहली वाली सेल कहाँ से आई थी, ये क्वेश्चन आपके मन में भी आ सकता है ना, कि पहले वाली सेल कहाँ से आई थी, तो उन्होंने बोला भाई वो भी पहले ऐसे ही आई थी। तो मतलब ऐसे ऐसे चलते चलते एक सीरीज बन गई, और मतलब ये बोला गया कि जितनी भी सेल्स हैं फिलहाल, वो सब ऐसे ही अपनी मतलब पहले से उपस्थित प्रेजेंट सेल जो थी कोई, उससे ही आई है। ठीक है, और जो सबसे पहली सेल आई थी, उसका डिस्कशन हम करते हैं इवोल्यूशन में। पढ़ा होगा आपने उद विकास, उसमें हम पढ़ते हैं कि भाई एक्चुअल में लिविंग सेल आई कहाँ से थी। और जो आई थी वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो टॉपिक हालांकि एक अलग सेक्टर है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो नई सेल है, जो नई सेल स्टार्टिंग में जो नई सेल वो सेल आई थी, वो कैसे आई थी, उसमें वो एक ऐसे नहीं बना कि एक दिन में बन गई एक सेल, या 2 दिन में बन गई, या 100 साल में बन गई, नहीं, उसे बनने में लगभग करोड़ों साल लगे हैं। आपने पढ़ा होगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ एक चैप्टर, उसमें भी चीजें पढ़ते हैं कि क्या क्या कैसे आया, एटम्स बने, एटम्स आपस में मिले, ये सब चीजें हुई, तब जाकर के एक सेल बनी। ठीक है, वो स्टार्टिंग की बात थी। अब जो हम बात कर रहे हैं कि अब जितनी भी सेल्स आती है वो सब उसी से ऐसे ऐसे मान के चलोगे, अब जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है वो ऐसे ही डिवीजन करके ही आती है। सिंपल, यहाँ तक सब कुछ क्लियर? होप सब क्लियर है। बाकी अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं एग्जांपल्स वगैरह भी दे के दिखा दूं कुछ अलग। ठीक है,
तो बस इन्होंने एक पॉइंट इसमें ऐड किया कि सेल थ्योरी जो है, वो जो सेल थ्योरी है उसके दो पोस्टुलेट है। एक क्या, कि ऑल प्लांट्स एंड, बताओ चलो आप बताओ। अ, ये, हाँ आप बताइए, खड़े होके, आपको बोल रहा हूँ मैं, हाँ हाँ। पहला पोस्टुलेट क्या था सेल थ्योरी का? ऑर्गेनिजम्स तो नहीं मैंने कहीं लिखा था। सेल थ्योरी में एक ये चीज नहीं कही गई थी, हालांकि ऑर्गेनिजम्स है प्लांट एंड एनिमल्स बिल्कुल। तो इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, क्या समझ नहीं आ, बताओ मुझे। पहले वाला पॉइंट मिस कर दिया, क्यों? अच्छा अच्छा, ठीक है, सिट डाउन। हाँ, आप खड़े हो जाइए। बताइए क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? अब तो कुछ भी समझ नहीं आ जो मैंने बताया। ऑल प्लांट्स और एनिमल्स वाला, मैं क्या कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे कैसे यार, कुछ नहीं समझ रहा है? डेट लिखा हुआ है, डेट भी समझ नहीं आ रही है। 15/7 ये भी समझ नहीं आ रहा है। और इससे जो पढ़ाया मैंने इसमें, क्या चीज समझ बस एग्जैक्ट बता दो कि हाँ ये समझ नहीं आया, वो पॉइंट प्लांट वाला। ठीक है, सिट डाउन। पर ये है कि बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, वेरी गुड। बोलना चाहिए सही में। टीचर कितना भी परफेक्ट हो, या टीचर अपनी तरफ से कितना भी कोशिश कर रहा हो, ठीक है, अपने अगर डाउट्स हैं, ठीक है, डाउट्स हैं, अगर कुछ भी डाउट है, चाहे हम खुद बना रहे हैं या कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलने की हिम्मत करनी चाहिए। क्योंकि ये आगे जा करके आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मेरी बात ऐसी ही थी, मैं डरता था बहुत ज्यादा ऐसे 9th 10th में। लेकिन जब मैं 11th में आया, मैंने देखा कि यार नहीं, ऐसे तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो मैंने हिम्मत की, ट्राई किया पूछने का, ऐसे ही तो सीखता चला गया। तो ये सबसे बड़ी बढ़िया हैबिट है, ठीक है। तो देखो, जो हमने बात की कि क्या बताया था उन्होंने, स्लाइडेन और सवान ने क्या बताया था, कि ऑल प्लांट्स, मैं इसको और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब मान लिया हम आपकी बात कर लेते हैं, हम ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन। तो अगर हम अपनी बात करें, मान लिया मैंने अपनी चीक की सेल ली, या मैंने अपनी हैंड की सेल ली, मतलब मैंने अपना चीक चीक लिया, ठीक है, मतलब चीक से यहाँ से कुछ पार्ट निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से ऐसे मैंने कुछ पार्ट निकाल लिया। तो जब हम इसको जूम करके देखेंगे ना, माइक्रोस्कोप से जब इसको देखेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ऐसे ही हमें जो है ये ऐसे रूम्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिनको पहले नाम दिया गया था क्या? सेल। तो बस सिंपल क्लियर हो गया कि भाई इन्होंने बताया, मतलब इन्होंने जो हमारे कौन थे, एनिमल्स पे स्टडी किसने की थी? ये तो समझ आया होगा, एनिमल्स पे किसने स्टडी की थी? डरो मत, जो भी खड़े होके बोलो, खड़े होके सुन नहीं रहा है कुछ भी, खड़े होके बोल दीजिए। स्वान ने, बिल्कुल वेरी गुड। तो स्वान ने स्टडी की थी एनिमल्स पर, तो उन्होंने ऐसे तो देखा, अलग अलग एनिमल्स को देखा, उनके कुछ ऐसी पार्ट्स वो किए, स्टडी किए, तो देखने को मिला कि भाई उनकी बॉडी भी ऐसी छोटे छोटे कॉलम से स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है। तो इन्होंने बोला कि भाई जितने भी एनिमल्स है वो सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। ऐसे ही प्लांट्स पे भी इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने भी किया, और जो सिलिडेन थे उन्होंने भी प्लांट पे स्टडी किया। तो उन्होंने भी देखा कि भाई ऐसे ही हर एक पार्ट, पूरी जो भी प्लांट पेड़ है, मान लिया पेड़ है, कैसा बन गया है बच्चों वाला, ठीक है। तो जैसे ये पेड़ है, तो अगर हम कहीं भी कुछ भी देखें, अगर इसकी लीफ ले, ठीक है, ये एक लीफ है, तो अगर हम लीफ भी लेना, तो इसमें भी हर एक पार्ट जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जिनको मीजोफिल सेल बोल देते हैं। आगे हम बात करेंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ से भी इसके कुछ भी पार्ट ले, बार्क का पार्ट ले, ठीक है, स्टेम का पार्ट ले, मतलब ये भी हम देख रहे हैं कि भाई सेल से मिलके बना हुआ है। तो बस इससे क्लियर हो गया कि जितने भी प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स, ये सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। बस क्या था, समय तो बहुत ईजी था। अभी तो बात कुछ आई ही नहीं, अभी जो एडवांस चीजें आनी है ना वो अब आएंगी। अब जहां से आपको क्वेश्चन भी बिल्ड होने चाहिए, ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर। तो यहाँ पे हमने सेल थ्योरी, अब तक हमने क्या पढ़ा? सेल थ्योरी पढ़ी, और सेल की खोज किसने की, डेड सेल की खोज किसने की, लिविंग सेल की खोज किसने की, ठीक है, इन सब का हमने अभी डिस्कशन किया। अब हम आते हैं सेल की डेफिनेशन पर, ठीक है, कि सेल सेल की डेफिनेशन क्या है, जो आज तक दी गई है और जिसको हम आज तक मानते चले आ रहे हैं, वो क्या है? सेल इज द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आज तक आप 9th 10th से पढ़ते आए होंगे, ठीक है, और इन टर्म्स का आई थिंक मतलब भी पता होगा, ठीक है। तो बताओ फिर,
स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं हम, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोल रहे हैं? जिस किसी को भी जो भी आता है वो बता दीजिए, हैंड रेज करके मुझे बताइए कि सर मुझे आता है, और खड़े होकर बताइए। घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे कोई मेरी मजाक बनाएगा या कुछ है, ये स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसी इंसल्ट वगैरह नहीं होती है, ठीक है, सिंपल पहले ये दिमाग में रखना है। हमें तो लगता भी था कि ऐसा भी है, और डिफरेंट डिफरेंट जेंडर हो, मतलब बॉयज हो, तब तो लगता भी है कि आप लड़कियों मजाक बनाएगी, लड़कियों के सामने मजाक बन जाएगी। ये तो होता है भैया, तुम तो यहाँ सब गर्ल्स ही हो। बताओ जिसे आता है। वन अल्टीमेटली मैं तो बताऊंगा ही ना। पता है किसी को स्ट्रक्चरल क्यों बोल रहे हैं और फिर फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? हाँ बताइए। हाँ ठीक है। तो मतलब टिश्यू बना तो क्या है, एक स्ट्रक्चर है। हाँ स्ट्रक्चर है वो, इसमें नहीं क्या बात। सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे कुछ सेल है, ठीक है, वो चीज आपस में मिल रही है तो कुछ तो फॉर्म कर रही है ना वो, उसी को तो हम स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये है। अब कुछ ये है कि भाई कुछ अभी मैच्योर है, कुछ और आगे चल के एडवांस हुई और अल्टीमेटली एक पूरा एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई जो स्टेबल रूप से एग्जिस्ट कर रही है, अपना काम कर रही है, सारे काम कर रही है, जैसे ऑर्गेनिज्म कोई भी बन जाता है। ठीक है वो है। तो स्ट्रक्चरल इम्यूनिटी से कैसे कह रहे, क्यों कह रहे हैं? जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे ये है डस्टर है, मैं इसे अगर तोड़ता चला जाऊं तो मैं इसे कहां तक तोड़ सकता हूँ? कोई भी, ये जैसे ये है ना, मैंने एक हथौड़ी ली और मैंने इसे तोड़ना स्टार्ट किया, और तो जैसे जहां तक ये टूटता चला गया हथौड़ी से मैंने तोड़ा, उसके बाद में इसे पीसता चला गया, तो अल्टीमेटली मुझे बताइए पीसते टाइम जब, मैम, अच्छा ठीक है, मैंने होता मैम आ गई। तो अगर मैं इसे पीसता चला गया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा अल्टीमेटली? एटम। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ऐसे जैसे ये यहाँ पर डस्टर है, जब मैंने इसको छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड करता चला गया, जब मैं इसे छोटे से छोटे पार्ट में डिवाइड किया, मान लिया डस्टर है, ठीक है, ये ऐसे डस्टर है, लग रहा है डस्टर। मानना तो पड़ेगा। ना लगो। डस्टर। तो जब मैं से हथौड़ी से ऐसे तोड़ता चला जाऊंगा तो इसके छोटे छोटे पीसेस होते चले जाएंगे, ऐसे ही बहुत ज्यादा पीसेस होते चले जाएंगे, और हमें अल्टीमेटली देखने को क्या मिलेगा? छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एटम। ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिला? ये जो रजिस्टर है, ये किससे मिलके बना हुआ है? एटम से, बहुत सारे एटम मिले 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 करके, और ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बन गई जिसको हमें क्या नाम दिया? डस्टर। तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जब हम, और मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग जैसे नॉन लिविंग है, तो ये तो नॉन लिविंग है, तो जितने भी नॉन लिविंग है उनकी एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? एटम। भाई एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है। स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि मिल मिल करके कोई स्ट्रक्चर फॉर्म कर देना। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। फंक्शनल का मतलब यही है कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, वो हम अभी बात करने वाले हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे, क्यों हम मतलब ये किस चीज से मिलके बना हुआ है। ऐसे ही मतलब जितनी भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं, कुछ भी जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी होती है? एटम से। ऐसे ही जितनी भी लिविंग यूनिट्स हैं वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। मतलब अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को तोड़ते चले जाएंगे ना, तो जो हमें सबसे छोटी यूनिट मिलेगी, वो क्या देखने को मिलेगी? सेल। लिविंग की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि अगर उसको हम और ज्यादा तोड़ते चले जाएंगे तो सेल भी किससे मिलकर बनी हुई है? अल्टीमेटली एटम से। सिंपल ना? कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ज्यादा? हाँ, तो मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि नॉन लिविंग की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? एटम। और लिविंग की सेल। ठीक है। अब कैसे? जैसे कि मैं बात करूं, ये तो आपने बहुत ज्यादा एग्जांपल पढ़ा होगा कि भाई रूम है, रूम जो है वो ईंटों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। ईंटें मिलकर के क्या बना रही है? वॉल। जैसे कि मतलब यहाँ पे ब्रिक्स हैं, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया? वॉल बनाई। ठीक है। वॉल मिलकर के आपस में क्या बना रही है? एक रूम। पूरा एक रूम बना दिया। ठीक है। और ऐसे ही रूम रूम मिलकर के क्या बना रहे हैं? पूरा एक, हम ऐसे बोल सकते हैं घर बना रहे हैं या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग मानते हैं फिर रूम जो है एक दूसरे के साथ रूम मिल करके साइड बाय साइड या अपर जितने भी मिल करके क्या बना रहे हैं? एक बिल्डिंग। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है? हमारी सेल्स होती हैं, हमारी सेल्स भी ऐसी होती है कि सबसे छोटी यूनिट क्या है? हमारी सेल। वो सेल जो होती है वो मिल करके क्या बनाती है? टिश्यू। ठीक है। सेल जो है वो मिल करके क्या बनाती है? टिश्यू। मतलब ऐसे सेल जो होंगी, एक सेल है, ये आपस में ग्रुप में आई, ठीक है, इन्होंने एक दूसरे के साथ साझा किया, दोस्ती की। ठीक है। इनका के लिए मन नहीं लग रहा था इसलिए, तो ऐसे ही इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? टिश्यू। अब जो है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू मिल करके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन।
ठीक है, और ऑर्गन ही ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिल करके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और जैसे यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो आगे ऐसे चल के सिटी बना देगी, बहुत सारी बिल्डिंग मिल करके एक सिटी बना देगी, या एक ऐसे हम बोल सकते हैं एक विलेज बना देगी। ऐसे ही क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम मिल करके क्या बना देंगे, ऑर्गन, और सॉरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखो सेल्स जो है वो मिल मिल करके, ठीक है, आपस में मिल मिल करके कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करती जा रही है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, स्ट्रक्चरल यूनिट। समझ आया? या कोई और एग्जांपल लेके दिखाऊं? एक एग्जांपल ये भी याद रख सकते हैं, जैसे मतलब ये तो चलो बिल्डिंग वाला तो है ही, ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका एक मतलब आपका घर है, ठीक है, घर जो है वो क्या है, एक सेल, घर को हमने सेल मान लिया, और सेल जो है वो मिल करके आपस में ऐसे ही मतलब तुम्हारे घर में आ जाइए, जो घर है वो उन्होंने मिल करके बहुत सारे घर मिल करके क्या बना रहे हैं कि कोई किसी विलेज या सिटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, विलेज बना दिया मान लो उन्होंने, तो वो विलेज जो है वो क्या है, टिश्यू, विलेज क्या है, टिश्यू। अब बहुत सारे विलेज मिल करके क्या बना दे रहे हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, जिला, जिसको हम जिला बोल देते हैं, जैसे सहारनपुर है, और सहारनपुर जिला है, इसमें बहुत सारे गाँव हैं, ठीक है ना, ये बहुत सारे गाँव क्या है, टिश्यू। और जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या बना, ऑर्गन, ऑर्गन। अब डिस्ट्रिक्ट मिल करके क्या बना रहे हैं, फिर स्टेट, स्टेट बनाएंगे बहुत सारे जिले, ठीक है, मिल करके क्या बनाएंगे, कोई स्टेट बना देंगे, जैसे यूपी है, यूपी में बहुत सारे जिले हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बना दिया, मतलब जो हमारा क्या है स्टेट, उन्होंने क्या बना दिया, स्टेट बना दिया, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टेट मिल करके कोई कंट्री फॉर्मेशन कर देंगे, तुम्हें पता है कि कंट्री है वो, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिज्म। तो बस ऐसे है हमारा, ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम फंक्शनल यूनिट की। फंक्शनल क्यों कह रहे हैं हम, फंक्शनल भैया ऐसा क्या है, तो फंक्शन का मतलब जैसे आप बॉडी अपने कुछ फंक्शन करते हो, आप क्या क्या फंक्शन करते हो, आई थिंक आप एक ऑर्गेनिज्म हो ना, एनिमल या प्लांट, कोई प्लांट तो नहीं बैठेगा, बता देना मुझे। तो फंक्शनल यूनिट की हम बात करते हैं कि फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं, तो जैसे कुछ भी हम कुछ भी फंक्शन कर रहे हैं, मान लिया मैं ये फंक्शन कर रहा हूँ, चलने का काम कर रहा हूँ मैं, ये भी एक फंक्शन है मेरा, ठीक है, बोलने का काम कर रहा हूँ, ये भी फंक्शन है, खाना खाऊंगा उसका डाइजेशन होगा, उससे एनर्जी मिलेगी, वो भी एक फंक्शन है। प्लांट्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं, सनलाइट लेकर के खाना बना रहे हैं, पता है आपको ये, वो भी सब एक फंक्शन है। तो वो सब फंक्शन हमें पता है कि पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म कर रहा है, मतलब उसकी पूरी बॉडी कर रही है, लेकिन एक्चुअल में फंक्शन कहाँ हो रहा है, एक्चुअल में वो फंक्शन क्या हो रहा है, सेल में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, सेल में। तो जैसे कि प्लांट है, प्लांट जो है अपना खाना बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, अच्छा प्लांट खाना, हम क्यों नहीं बना सकते खाना, जैसे मैं, प्लांट जो है धूप में खड़ा है बेचारा, इतने इतनी धूप में 40-45 डिग्री टेम्परेचर पे खड़ा है, और एग्जिस्ट कर रहा है, खाना बना रहा है। अगर मैं आप में से किसी को खड़ा कर दूं वहां पे, क्या आप खाना बना दोगे, ऐसा क्यों, क्यों, क्यों आप खाना नहीं बना सकते, आप में क्या कमी है ऐसा, बताएं, क्या है, सेल, सेल तो सब में है, सेल तो सब में है। हम बात करेंगे आगे बाकी जिसकी प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। पर मुझे ये बताइए, प्लांट खाना बना सकते हैं, हम बना नहीं सकते यार, ऐसा क्या, भगवान ने हमसे तो मतलब हमारे साथ तो ये बहुत बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर दी, मतलब प्लांट्स बेचारे मतलब प्लांट्स खाना बना सकते हैं, हम बनाने वाले क्यों, फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते फोटोसिंथेसिस, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या नहीं है, वो वाली कौन सी, एक तो खड़े होके बताओ क्योंकि आवाज सही नहीं आ पाती है। कुछ भी है, बहुत बढ़िया है, जवाब देने की ट्राई कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है ये, मैं इसलिए कह रहा हूँ सबको ट्राई करना चाहिए, ठीक है, जो भी कुछ भी आ रहा है ना मन में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दो पॉसिबिलिटी तो है ना, या तो भाई रॉन्ग होगा या फिर सही होगा, सही होगा तो एप्रिसिएशन मिलेगी, और ज्यादा मोटिवेशन आएगा कि यार नहीं अब दोबारा फिर बताऊंगा, रॉन्ग होगा तो क्या होगा, मोटिवेशन ही मिलेगी उससे भी, क्यों, क्योंकि मैं तब भी अप्रिशिएट ही करूंगा कि आप खड़े तो है बोले, बहुत बढ़िया बात है ये, ठीक है। क्या होता है एक्चुअल में, तुमने पढ़ा होगा ना आज तक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, पढ़ा है ना, तो बस प्लांट सेल में जो है वही एक्स्ट्रा होता है क्लोरोप्लास्ट, हमारी सेल में नहीं होता, तो इसलिए जो है प्लांट अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में फंक्शन, मैं बस यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ फंक्शन के हिसाब से, कि वो जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ना, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि उनमें एक अलग से एक सेल में, एक अलग से सेल में एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा कंपार्टमेंट है अलग से, और एक एक रूम है जो क्या नाम है उस खाना बनाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो ऐसे ही क्या होता है, जितने भी काम हो रहे हैं हमारी बॉडी में, कुछ भी काम हो रहे हैं, डाइजेशन सब, वो सब सेल के लेवल पे हो रहा है, मतलब सेल ही काम करेगी, तभी क्या होगा, टिश्यू काम करेगा, टिश्यू काम करेगा तभी ऑर्गन काम करेगा, ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, और पूरा ऑर्गेनिज्म काम करेगा, मतलब हम लार्ज लेवल पे काम करेंगे। सिंपल हमें देखने में लग रहा है कि भाई हम बोल रहे हैं,
लेकिन उससे पहले सबसे पहले वो काम कहाँ हो रहा है? सेल लेवल पर। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट है एक। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे एक अमीबा है, अमीबा देखा है, अमीबा का नाम सुना है आपने? या बैक्टीरिया का नाम सुना है? जैसे मान लिया अमीबा है, ये छूट गया है यहाँ पे। अमीबा है और यहाँ पे है ये बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में और अमीबा में तो हमारी तरह से सब चीजें नहीं है। जैसे मतलब हम मतलब हमारे पास एक मतलब सेल्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन्स है। ऐसे इनके साथ तो नहीं है। कैसे ये कैसे जीवित रह रहे हैं, मतलब ये कैसे लिविंग है? अभी बताना मैंने। सोचो थोड़ा, मतलब ये सिंगल सेल होने के बावजूद भी कैसे लिविंग है, जिंदा कैसे है ये? जैसे हम तो चलो हम ये मान रहे हैं ना कि हमारे पास सेल्स का ग्रुप है, हम जिंदा है, काम कर रहे हैं। तो ये कैसे काम कर रहे हैं? अरे इसी का तो एग्जांपल है कि सेल जो है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि अपने लेवल पे काम कर सकती है। तो इसी का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है अमीबा में और बैक्टीरिया में, कि वो अकेला काम कैसे कर रही है, अकेला काम कैसे कर रही है। ठीक है, हमारे हमारे में तो क्या कर रही है, ग्रुप में एक दूसरे के साथ मिल मिल करके काम कर रही है। लेकिन बैक्टीरिया और अमीबा सारे काम इसी में होते हैं। ठीक है, जितने भी मतलब यहाँ पे इसी को इसको अगर खाना खाना है तो खाना आएगा, डाइजेशन होगा, उससे एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ भी वेस्ट बना, जो वेस्ट बना, ठीक है, वो सब बाहर होगा। तो यहाँ पर सारे काम जो है वो एक सेल कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है। इसमें कुछ डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो मैं कोई और मतलब डाउट है तो मैं फिर किसी और एग्जांपल से कर बात वो करूंगा। फिर देखो, मतलब हमें देखने को कहाँ मिलता है कि सेल जो है वो फंक्शनल यूनिट है। हम अपने आप में तो ये देख नहीं सकते, क्योंकि हमारे में तो क्या हो रहा है, सेल जो है, सेल्स ने अपने काम बांटे हुए हैं। ठीक है, हम में क्या है देखो, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे अरे यार, इससे, अच्छा अच्छा, तो पहले सॉरी, अरे यार एक मिनट, ये तो चल भी नहीं रहा है, अनडू ये तो, अच्छा अच्छा तो दिखा नहीं सही। असल में थोड़ा अलग सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया है वहां पे थोड़ा सा अलग 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 जगह फंक्शन आते हैं सारे, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि सेल को हम फंक्शनलिटी क्यों बोल रहे हैं, हमें ये देखने को मिलता है कहाँ पर, इन लिविंग सिंगल सेल्स में। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो, हमारी बॉडी तो सेल्स मिलकर के क्या बना रही है, टिश्यू बना रही है। ठीक है, तो अगर हम किसी एक सेल को निकालेंगे ना, तो हमें देखने को मिलेगा वो सारे काम नहीं कर रही है। ठीक है ना, हम उन्होंने अपना काम बांट लिया है। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज की कि भाई सेल को हम फंक्शनलिटी क्यों कह रहे हैं, सारे काम कैसे कर पा रही है, तो हमें देखने को उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें कहाँ देखने को मिलता है, इन बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया और अमीबा में, या मतलब हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जो सिर्फ सिंगल सेल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वे क्या करते हैं, सारे काम वही करते हैं, रेस्पिरेशन वही कर रहे हैं। ठीक है ना, रेस्पिरेशन वही कर रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी वही कर रहे हैं, एक ही सेल कर रही है। और डाइजेशन भी एक ही सेल कर रही है। ठीक है, सारे काम यही कर रही है, एक्सक्रीशन एक ही काम कर रही है। लेकिन हम में जो एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, उनमें क्या हुआ, उनमें सेल्स ने मिल मिल करके अपने काम बांट लिए। अब भाई पर्टिकुलर टिश्यू क्या काम करेगा, मतलब जैसे हार्ट है, हमारा हार्ट है, वो क्या काम करता है, ब्लड पंपिंग का ही काम है। उसकी सेल जो है वो सारे काम वैसे काम नहीं करेगा, अगर हम इंडिविजुअल निकाल के देखेंगे। ठीक है, वो सिर्फ हार्ट हार्ट वही करेगी, मतलब क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करने का काम करेगी। ऐसे अगर हम लीवर की बात करते हैं, लीवर क्या काम करता है, खड़े होके बोलिए। बायोसिंथेसिस, अच्छा बाई जूस बनाता है, सिंथेसिस करता है उसकी। ठीक है, बैठ जाइए। बाकी जो हमारा लीवर है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो सिर्फ एक ही काम नहीं करता, वो मल्टीपल फंक्शन करता है। ठीक है, ग्लूकोज बनाना, पता नहीं क्या क्या चीजों का स्टोरेज करना। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स ने अपने काम बांटे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम ने ऑर्गन सेम ऑर्गन्स मिल करके क्या करा, उन्होंने ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन का वो है, मतलब किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पढ़ा हुआ है तो आपने 9th 10th में, ये तो बेसिक ही है इतना तो। किन किन ऑर्गन से मिलके बना हुआ है? हाँ बताइए। हाँ, फूड पाइप हो गया। हम्म। हम्म। सिट डाउन, वेरी गुड।
तो बस ऐसे ही क्या हुआ, हम तो और जो हम जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, हमने तो क्या हुआ, सेल्स ने मिल मिल करके ऐसे वो बना लिया। लेकिन कुछ जो है वो सिंगल सेल्ड रहे और अपने उस पर काम करते रहे। तो बस यहाँ पे इतना, ये फंक्शनल का इतना ही था कि फंक्शन कैसे करती है, फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। इतना समझ आया? ठीक है। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो। हाँ हाँ हाँ। एटम से मिलके कैसे बनता है, अच्छा मुझे बताएं। मान लीजिए एक सेल है, एक सेल है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज पढ़ा है आपने? ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा है कुछ? केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने, है ना? क्या? C6H12O6। प्रोटीन्स पढ़ी है आपने? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स किनसे मिलके बनी हुई थे? प्रोटीन की स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी क्या है? हालांकि वो बहुत ज्यादा डीप कॉलेज हो जाएगा, मैं भी उस पर जाऊंगा नहीं, चलो छोड़ो। बस मुझे बताओ प्रोटीन्स जो है वो किनसे मिलके बनी होती है? अमीनो एसिड्स का नाम सुना है? अमीनो एसिड्स का नाम सुना है? तो बस अमीनो एसिड्स से मिलके बनी हुई है हमारी प्रोटीन्स। ऐसे ही जो ग्लूकोज है क्या, एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं ना हम इसको। तो देखो अब मुझे बताइए कि जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है, आपने पढ़ा होगा। प्रोटीन्स भी होती है, मतलब हम बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी जो है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी हुई है, और कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वो सब क्या है, केमिकल्स हैं, सब केमिकल्स है ना। और यही क्या ये किसी में प्रेजेंट है, सेल में। अब मुझे बताइए क्या कार्बन एक एटम नहीं है? कार्बन एक एटम है। क्या हाइड्रोजन एक एटम है? क्या ऑक्सीजन एक एटम है? तो बताओ, सेल को अगर हम तोड़ने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? एटम। बस। तो यही है कि हमारी जो सेल है या कोई भी लिविंग जो सिस्टम है वो सब एटम से मिलके बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिविंग की, कि भाई लिविंग कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो उसके लिए एक सेल होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी लिविंग है ना, अगर हम किसी चीज को कहें कि लिविंग है कोई भी, मान ले मैं तुम्हें कहूँ नॉन लिविंग हो, तुम नॉन, तुम अच्छा ये बताओ, तुम लिविंग हो कैसे डिफाइन करोगे? पढ़ा होगा आपने अगर। मैं कहूँ तुम नॉन लिविंग हो, कैसे डिफाइन करोगे तुम कि तुम नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम नॉन लिविंग हो लिविंग? क्यों, कैसे? कैसे? सांस लेने से लिविंग हो गई? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है, ट्राई करो। और पहले तो मुझे बताओ, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है वो कुछ भी, मतलब जिसके समझ में नहीं आ रहा सीरियसली बताओ। जो भी मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? जो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है? हाँ, तो मुझे बताओ आप लिविंग हो, कैसे बताओगे आप लिविंग हो? सिंपल सी बात है, ऐसे बताओगे ना कि भाई जो जो नॉन लिविंग नहीं कर सकते वो हम कर सकेंगे, कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं आप? सांस ले सकते हैं, और बोल सकते हैं। नॉन लिविंग नहीं बोलता हुआ देखा आपने? नहीं तो बोलता हुआ देखा मैंने, वो मेले में किसी में आती है वो खिलौने वाली गुड़िया, वो बोलती है ना। तो फिर ऐसे कैसे बोलने को कैसे कह दोगे कि नहीं ये लिविंग का करेक्टर है? और हाँ, जो बेसिक है ना, जो बेसिक चीज है, वेरी गुड। देखो जो सबसे सबसे लिविंग का जो सबसे खास कैरेक्टर है, हम आगे बात करेंगे वैसे तो, ये एक चैप्टर है एक पूरा, हम उसमें देखेंगे कि पर्टिकुलर कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स हैं जो किस में पाए जाते हैं, सिर्फ लिविंग में पाए जाएंगे और किसी में नहीं पाए जाएंगे। मान लिया मैं कहूंगी टेबल नॉन लिविंग है ना, तो नॉन लिविंग कहने के कुछ रीजंस हैं कि ये नॉन लिविंग इसलिए है। तो सबसे पहले अगर हम लिविंग की बात करेंगे ना, तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो है लिविंग होने की, वो क्या है, एक सेल। कि अगर कोई भी लिविंग किसी चीज को हम लिविंग कहेंगे ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, सेल। मिनिमम सेल तो होना ही चाहिए, अगर सेल नहीं है तो लिविंग नहीं है, सिंपल। बस ये बात है यहाँ पर। अ, तो लिविंग का खास कैरेक्टर ये है, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि लिविंग की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। ठीक है ना? बस। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल की रिक्वायरमेंट, सेल होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब तक आप सेल पढ़ते हुए आगे कि भाई सेल सेल सेल, हम बात कर रहे हैं सेल। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं है अभी बैठे बैठे, क्या सेल, हम सर बात कर रहे हैं सेल की, हम भी सुन रहे हैं कि सर सर सेल बता रहे हैं। सेल लेकिन दिखती कैसे है, सेल में होना क्या क्या चाहिए जिसको हम सेल बोल सकें? पता है किसी को? कुछ आइडिया है किसी को कि हम सेल क्यों बोलेंगे? सर इसी को हम सेल क्यों बोलेंगे? घबराइए मत, जो भी कुछ आ रहा है ना दिमाग में वो बता दीजिए। ठीक है, मुझे पता है मैं भी इस लेवल पे से आया हूँ। क्या क्या सोच सकता है इंसान, पता है किसी को? ठीक है, चलो मैं बताता हूँ।
तो सेल में जो होता है, सबसे पहले उसमें एक बाउंड्री होती है। बाउंड्री बाउंड्री मीन, जैसे यहाँ पे ये एक कॉलेज है, स्कूल मान लो, स्कूल है। इसकी भी कुछ एक ऐसे मतलब बाहर की जो है ना, किसी लेयर ने जो है इसको कवर करे हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बाउंड्री। ऐसे ही सेल की भी क्या होती है, बाउंड्री होती है सबसे पहले तो, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम देंगे हम उसको, सेल मेम्ब्रेन। इसी को ही हम दूसरा नाम भी दे देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका भी कुछ एक रीजन है कि प्लाज्मा क्यों कह रहे हैं हम इसको, वो हम आगे डिस्कस करते ही चलेंगे। मैं बता रहा हूँ कि सेल की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और सेल होने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये शायद आपको, हालांकि ये चीजें मतलब कोई बताता नहीं है, ये वाली चीज कि बेसिक क्या क्या चीजें होते हैं। ये भी मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने एमएससी की हुई है, तो मैंने वहां पे पढ़ा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो, एक तो सबसे पहले क्या होगी, एक बाउंड्री होगी। और बाउंड्री होगी तो सिंपल सी बात है, किसी चीज को घेरे रखी होगी, किसी चीज को कवर कर रखा होगा इसने, किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रही होगी, ठीक है ना। वो क्या होगा, इसमें एक लिक्विड पार्ट, क्या होगा, एक लिक्विड पार्ट, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो हमारी दो चीजें हो गई, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब सिर्फ साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होने से हम इसको सेल नहीं बोलेंगे, सिंपल। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है इसमें कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है, मतलब जैसे कि कोई फंक्शन कर सके, कोई ऑर्डर दे सके किसी चीज को कि तुम्हें भाई ये काम करना है, तुम्हें रेस्पिरेशन करना है, ये करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हर एक सेल में, जिसको भी हम सेल बोलेंगे, उसमें क्या होता है, एक जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल सुना होगा, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। तो ऐसे इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल सुना है आपने, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। हम्म। रुको, रुको, रुको। पहले इसे बता, ये बताई नहीं थी अब तक, बताओ। कुछ भी जो आ रहा है बताओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी जो, जो मतलब फिर दूसरी पीढ़ी में लेके जाती है, क्या चीजें लेके जाती है और कौन लेके जाती है, जेनेटिक मटेरियल। रुको, 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 मुझे पता है, तुम्हें पता है। जब पानी मिलेगा, पानी पानी झूठा है। अच्छा, थैंक यू। ऐसे छोड़ो, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं, सोच लो। मैं दो बढ़िया कोशिश कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है, जेनेटिक मटेरियल हम बोलते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की या सेल को के कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करे, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जितने भी उसके फीचर्स हैं कुछ भी, जैसे मान लो देखने में कैसा है, ठीक है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है, मतलब सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, तो वो सबको कंट्रोल करने वाला वो होता है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। और जो जो उस कैरेक्टर को पर्टिकुलर कैरेक्टर को, जैसे मान ले मैं अपनी बात करूं या किसी की भी, तुम में से किसी की बात करूं, हम में से कोई फेयर स्किन का है, काफी अच्छी फेयर स्किन का है, कोई थोड़ा सांवला है, डार्क डार्क है, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है। तो हम ये जो कैरेक्टर्स है ना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करना, ठीक है, उनको बनाए रखना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पास करना, ठीक है। मान ले जैसे कि ये हमारे पेरेंट है, ठीक है, इसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे, इसके जो बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे होंगे, उनमें कौन कौन से कैरेक्टर आने हैं, ठीक है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में दो ही ऐसे मॉलिक्यूल्स आते हैं, जिसमें से एक होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल का नाम मतलब उसके एग्जांपल कुछ सुना है ऐसा, डीएनए, ठीक है, डीएनए। तो हमारे जो मतलब जेनेटिक मटेरियल का जो काम करता है, एक तो होता है डीएनए, और दूसरा जो है वो आरएनए भी काम कर सकता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल के रूप में हमारा आरएनए भी काम कर सकता है और डीएनए भी काम कर सकता है। मोस्टली कौन करता है, डीएनए। और जो आरएनए होता है वो बहुत ही कम परसेंट में काम करता है, और वो भी मोस्टली किन में, वायरसेज में। हालांकि ये भी बतानी चाहिए, बाकी मोस्टली जो होगा वो डीएनए जो है एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, किसी भी सेल में, किसी भी टाइप की सेल में, ठीक है। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हो गई, एक सेल होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, सेकंड साइटोप्लाज्म, और थर्ड जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए। अब इसी में क्या होगा, अब साइटोप्लाज्म जो है लिक्विड पार्ट, इसी में सारी रिएक्शंस होंगी, जितनी भी मतलब किसी चीज को तोड़ना फोड़ना, बाहर फेंकना, वेस्ट बनाना, ठीक है, उससे एनर्जी लेना, सब काम किसी में होने हैं,
साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और इसका क्या काम है फिर, मेम्ब्रेन का क्या लग रहा है आपको, ये क्या काम कर रही होगी? सोचो, थोड़ा सोचो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप सोचो तो उससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप ये दिखेगा आपको कितना सीख रहे हैं। ठीक है। क्या दिख रहा है आपको, क्या काम करे, मैंने भी एग्जाम्पल दिया था ना किसी चीज का। हाँ, मतलब एक प्रकार से लिक्विड को प्रोटेक्ट कर रही है, सिंपल सी बात है, अगर हम ऐसे बात करें। हालांकि इसका फंक्शन जो है वो क्या है, एक तो चलो इसका लिक्विड का भी है। अगर मान लिया हमने इसको यहाँ से बस्ट कर दिया, मतलब हमने इसको रप्चर कर दिया, तो क्या होगा, क्या होगा, सारा लिक्विड बाहर आ जाएगा और ये सेल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? जिसमें जो सारी रिएक्शन हो रही थी वो नहीं हो पाएंगी, सिंपल सी बात है, तो ये मर जाएगी, इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो एक तो ये काम कर रही है कि जो लिक्विड पार्ट है इसका, उसको जो बाहर का एनवायरमेंट है, बाहर का जो एनवायरमेंट है उससे सेपरेट कर रही है। ठीक है ना, उससे अलग बना रही है, ताकि जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो सके। ये सब चीजें मतलब प्रोटेक्ट कर रही है इसको, एक ये भी। साथ ही साथ क्या कर रही है, हालांकि प्रोटेक्शन वर्ड जो है वो हम बात करते हैं स्पेसिफिकली। कैसे? हम ये तो एनिमल्स में तो बोल सकते हैं कि प्रोटेक्ट काम कर रही है, प्लांट्स में नहीं हम बोलेंगे, प्लांट्स में, क्योंकि इसके अलावा भी क्या चीज होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, आपने पहले पढ़ा नहीं गया कभी? पढ़ा है? चलो खैर, अभी तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी बेसिक में बता रहा हूँ बस। मतलब हम ये सिर्फ जो है ना कि प्रोटेक्शन करती है, सिर्फ हम एनिमल्स के लिए वो करते हैं कि भाई एनिमल्स में ही ये प्रोटेक्शन का काम करेगी, अदरवाइज प्लांट्स वगैरह में, बैक्टीरिया में ये इसका काम नहीं करेगी प्रोटेक्शन का। ठीक है, क्योंकि उनमें वहां पे अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको प्रोटेक्शन का काम करवाती है। ठीक है। साथ ही साथ इस मेम्ब्रेन का क्या काम है, कोई भी चीज, ठीक है, खाना हो, मतलब अगर ये क्या नाम, इसी को डाइजेशन करना हो, तो इसमें कोई बाहर से कोई चीज आनी चाहिए नहीं। अगर इसको डाइजेशन करना हो किसी चीज का, तो कैसे डाइजेशन करेगी ये? मतलब, खैर जो मैं ये बता रहा हूँ, देखो, कोई भी, जैसे कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है, कुछ भी है, उसको अंदर भेजना, सेल के अंदर भेजना। कोई भी वेस्ट मटेरियल बन गया, कुछ भी जो सेल के काम का नहीं है, उसको बाहर निकालना। ये सब काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल कर रही है मूवमेंट को, किसके, मोलिक्यूल्स के। कोई मॉलिक्यूल कैसे, क्यों अंदर आना है, कब अंदर आना है, कब बाहर जाना है, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाना है, तो ये सब कंट्रोल का काम करने का काम किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। साइटोप्लाज्म में क्या काम है? सारी रिएक्शंस करवाने का। डीएनए क्या काम है? पूछूंगा, मैं भी पूछूंगा, पूछने वाला हूँ मैं सबको कि किस किस का क्या काम है, मैं भी जो बताया। चलो बताओ। हम्म, आप खड़े हो जाओ। साइटोप्लाज्म का क्या काम बताया मैंने? साइटोप्लाज्म का समझ नहीं आ रहा है? हम्म। समझ नहीं आया? अरे तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर, हाँ हाँ, तुम बता तो रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, पूछो तभी तो आएगा तुम्हें। और मैं भी फिर ऐसे पढ़ा के चला जाऊंगा, क्या फायदा होगा, जब मुझे दिखेगा कि यार बच्चों को तो समझ ही नहीं आया, तो मुझे बुरा लगेगा, इसका मतलब मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया। तो बताओ मुझे क्या चीज समझ में नहीं आई है समझ। कभी आ गया, साइटोप्लाज्म का नहीं आया है? अच्छा अच्छा, देखो मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी काम होंगे, सेल में जितने भी काम होंगे, कुछ भी, जैसे कि सेल को मान लिया यहाँ पे फूड पार्टी करने से भूख लगी, तो सिंपल सी बात है, खाना चाहिए। तो खाना कहाँ से लेगा, बाहर से, अंदर तो पड़ा नहीं है, अगर अंदर पड़ा था तो फिर तोड़ लेते खुद ही। बाहर से कोई फूड है, ठीक है, जैसे हम अमीबा की या बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो क्योंकि सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे उन्हें भूख लगी, ठीक है, तो वो क्या काम करेंगे, फूड देखा उन्हें, फूड के पास जाएंगे और फूड को अंदर लेंगे, सेल के अंदर ले जाएंगे। अब इस फूड से एनर्जी कब लेंगे वो, मतलब कैसे लेंगे वो, इसको तोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इस फूड को तोड़ेंगे, मतलब छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेंगे ऐसे। ठीक है, और इससे एनर्जी एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी का यूज है मूवमेंट करने में, या अपना जो भी कुछ इसमें और काम है, किसी, कुछ भी काम, मतलब कि अपने साइड जो अलग अलग ऑर्गेनिज होते हैं उनको सबको मूवमेंट करवाने में, तो इन सब में काम करवा लेते हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि जितनी भी रिएक्शंस होंगी, कुछ भी काम को करने की जितनी भी रिएक्शंस होंगी, वो कहाँ होंगी? साइटोप्लाज्म में। बस ये है साइटोप्लाज्म का काम। साइटोप्लाज्म एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, मतलब ऐसे, जैसे कि एक किचन है, ठीक है, एक किचन है और वहां पे एक शेफ है। ठीक है, मान लिया वहां पे एक शेफ है कोई भी, वो मान लो हम डीएनए है हमारा। ठीक है। और वो अपने वर्कर्स को ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, कि भाई तुम्हें खाना बनाना है। ठीक है, वो भी हेल्प करेगा और वो कह रहा है खुद भी कि तुम्हें खाना बनाना है। और खाना बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्या है? किचन। भाई तुम बाथरूम में तो खाना नहीं बनाओगे जा करके, हमने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया कि भाई तुम्हें किचन में खाना बनाना है, तो किचन क्या है? ऐसे मान लो किचन क्या है? साइटोप्लाज्म। और सेफ क्या है वो?
हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस, डीएनए, डीएनए और हमारे और भी चीजें होती हैं, एंजाइम्स वगैरह, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो बस ये है यहाँ पर के कि सारे जितने भी काम हो रहे हैं कुछ भी, वो सारे कहाँ काम हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म में। सिट डाउन। समझ आ? और किसी को कोई प्रॉब्लम है? जैसे इसे प्रॉब्लम थी, मतलब अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर मुझे ना कहना कि सर समझ में नहीं आया है। ठीक है, इसलिए मुझे बता दीजिए यहाँ तक कुछ समझ में आया नहीं है। प्रोटेक्शन हो गया। तो एक सर का कॉल आया है। मे भी सर ये बोल रहे हैं कि क्लास का टाइम हो गया है। एक मिनट देख लूं मैं। अच्छा नहीं, तो पहला ही है, ठीक है। हाँ देखो, सेल का क्या काम है, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, कुछ भी फूड हो या कुछ भी, या इसको अंदर से कोई भी वेस्ट बना उसके अंदर, ठीक है, किसी चीज को उसको बाहर फेंकना है। इसे दिख रहा है कि भाई कोई चीज मेरे मेरे अंदर है और वो मुझे खराब कर सकती है, या मतलब मुझे डैमेज कर सकती है, तो उसको सिंपल सी बात है, अपने अंदर तो रखेगी नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, अगर ये अपने अंदर रखी तो वो उसको डैमेज कर देगा, इसको डेड कर देगा, तो उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये काम कौन करवाएगा? हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का काम ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी चीज अंदर से बाहर जानी या बाहर से अंदर आनी, वो सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये और साथ ही साथ ये तो कर रहा है कि बाहर के एनवायरमेंट को अलग कर रहा है। मतलब सिंपल ये है कि बस मैटर और हीट का वो करवा रहा है, एक्सचेंज। ठीक है, अंडरस्टैंड? हो भी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक सेल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? साथ साथ बोलिए मेरे। सेल मेम्ब्रेन, आगे साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में भी क्या क्या? डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसके बाद बोर तो नहीं हुए? अगर ऐसा है तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं दो टाइप की सेल की। अर्थ पर क्या हुआ, बता दीजिएगा। समझ नहीं आ रहा है क्या? तो फिर बात क्यों कर रहे हैं उससे? क्या पूछ रहे हैं, छुट्टी का टाइम हो गया आपकी? नहीं, घड़ी साइड देखी जा रही है बार बार। फिकर तो मुझे होनी चाहिए क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है। चलो है, अब हम बात करते हैं सेल के टाइप्स की। कि सेल्स जो होती है, मतलब हमने सेल की बेसिक स्ट्रक्चर देख ली, लेकिन अब देखते हैं हम टाइप्स। सेल जो है वो दो टाइप्स की पाई जाती है। अर्थ पर दो टाइप की सेल एग्जिस्ट करती है, जिसमें से एक होती है हमारी प्रोकैरियोट। होप आपने सुना होगा इसका नाम, प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, दो तरीके की सेल पाई जाती है। हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखी सेल की कि सेल में क्या क्या चीजें होंगी। अब उसी बेस पे हमने दो तरीके की सेल बांट दी, डिवाइड कर दी। अब इनमें क्या क्या फीचर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फीचर हैं, किसको हम प्रोकैरियोट बोलेंगे, किसको हम यूकैरियोट बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यूकैरियोट में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या क्या होना चाहिए मुझे, सबसे पहले क्या बनाना चाहिए सेल के लिए? बोलिए। सेल मेम्ब्रेन। बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट तो हमें बनानी पड़ेगी, बेसिक फीचर तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने पड़ेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे कि यूकैरियोटिक कौन सी होगी, प्रोकैरियोटिक कौन सी होगी, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बनाई क्या? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद उसके बाद एक हमारा लिक्विड पार्ट है इसमें, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। एंड लास्ट जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट की बात। अब यूकैरियोटिक कब बोलेंगे और प्रोकैरियोटिक कब बोलेंगे? तो यूकैरियोट का क्या होता है, ऐसे मान के चलो, जैसे हमारा घर है, एक सिटी है, उस सिटी में एक पिज्जा पिज्जा शॉप है जहाँ पे पिज्जा बनता है। ठीक है, एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत चीजें मतलब ये प्रोडक्शन होता है, शुगर का, चीनी, मतलब चीनी बन रही हो मिल में, ऐसा कुछ। ठीक है, और ऐसे ही वहां पे कुछ ऐसा बहुत बड़ा डस्टबिन हो, या मतलब ऐसे जहाँ पे कचरा इकट्ठा किया जाता हो पूरे शहर का, सिटी का। ठीक है, तो सबके अलग अलग काम है। भाई डस्टबिन का क्या काम है? कचरा इकट्ठा करना। ठीक, और जो पिज्जा है, पिज्जा शॉप है, उसका क्या काम है? आपको खाना देना, पिज्जा देना, फूड देना। ठीक, और साथ ही साथ
शुगर वगैरह जो भी चीनी वगैरह बन रही है, कुछ भी चीजें बन रही है, वो भी हमारी जो सिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब उसकी जरूरतें हैं उनको पूरा करना। तो ऐसे क्या होता है यूकैरियोटिक सेल में ना, यूकैरियोटिक सेल में ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। सेल ऑर्गेनली। जैसे हमारी बॉडी में, हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन? एनीवन कोई एग्जांपल दो मुझे ऑर्गन का। इसमें भी सोचना पड़ रहा है यार। लीवर और हार्ट, सबके अलग अलग फंक्शन है। ऐसे ही यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ऐसे ही मतलब हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या नाम दे देते हैं? सेल ऑर्गेनली। जिनको हम क्या नाम देंगे? सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा? जैसे कि प्लांट है, जैसे प्लांट है, प्लांट जो फूड बनाता है, ठीक है, फूड बनाने का काम करता है, वो एक सेल ऑर्गेनली की हेल्प से करता है। अगर वो सेल ऑर्गेनली उसमें नहीं होगा तो प्लांट जो है वो फूड नहीं बना पाएगा। और वो कौन सा ऑर्गेनली होता है? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्या होता है, हरे कलर का एक ऐसा ऑर्गेनली होता है जो इसका स्पेशल काम क्या है? फूड बनाना। ठीक है ना। जैसे मतलब हम बोल सकते हैं पिज्जा, पिज्जा शॉप है। पिज्जा का क्या, पिज्जा शॉप का क्या काम है? पिज्जा बनाना। ठीक है ना, पिज्जा बनाना और फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट जगह या डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक, कस्टमर तक भेजना। ठीक है, उसका ये काम है। ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का भी क्या काम है? सन से लाइट लेना, सन से लाइट लेना, पानी लेना, मतलब रूट के थ्रू पानी लेना, और क्या बना देना? फूड बना देना। फूड में भी क्या, अच्छा आप ऐसे मतलब क्या चीज खा करके या क्या चीज ले करके जिंदा हो? आप किस चीज पे डिपेंड हो? एनर्जी के लिए किस चीज पे डिपेंड हो? खाना। खाने में क्या है ऐसा? वेजिटेबल्स हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि वेजिटेबल्स में ऐसा है क्या यार कि जिससे हमें वो जिंदा रख रही है? नॉन लिविंग को हम दे दें, मान ली मैं टेबल को रख दूं, टेबल के पास, टेबल के ऊपर रख दूं कुछ ऐसा कि वो खा, कि भाई तू खा कर जिंदा रहे। ऐसा क्या है मतलब? विटामिन है उसमें, और मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, आप डेली रोटी क्यों खाते हो? आप डेली रोटी ही क्यों खाते हो? आप डेली रसगुल्ले और भाई पिज्जा, ये ऐसी चीजें क्यों नहीं खाते? डेली डेली क्यों नहीं खाते? आप रोटी ही क्यों खाते हो? हाँ, ग्लूकोज उसमें, ग्लूकोज होता है उसमें। ग्लूकोज ऐसे क्या करता है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ, फूड जो बना रहा है ना, प्लांट फूड बना रहा है, वो फूड क्या है? और वो फूड जो है, जो फूड के, वो जो फूड है, जो फूड बना रहा है प्लांट, वो हमें हमें कैसे मतलब दे रहा है उस फूड को? मतलब किसी भी एनिमल्स को, या जो प्लांट है वो खुद कैसे जिंदा है? किस चीज पे जिंदा है वो? फूड खा के ना, खाना बना करके। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि खाने में ऐसा क्या है कि वो जिंदा है? स्टार्च और ग्लूकोज। वैसे सुनो सुनो सुनो, तो जो प्लांट्स होते हैं वो जो होते हैं सनलाइट लेकर के और पानी लेकर के क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो जो सेल होती है, प्लांट सेल होती है, उसमें एक ऑर्गनली पाया जाता है या ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब ये सनलाइट लेकर के, ठीक है, सनलाइट लेकर के, पानी लेकर के क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। और फूड में भी क्या बनाएगा? फूड में भी क्या बनाएगा? स्टार्च। और यही स्टार्च जो है आगे चल करके टूटेगा, छोटे छोटे पीसेज में टूटेगा, और इन पीसेज को क्या बोलेंगे हम? ग्लूकोज। ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है ना, वो हमारा प्राइमरी सोर्स होता है किसका? एनर्जी का। मतलब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से ही हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। सबसे ज्यादा बोलता हूँ, हमें ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है जिससे हम डेली डेली खा करके सर्वाइव करते हैं। मतलब ग्लूकोज जो है हमारा प्राइमरी फूड है, या प्राइमरी बायोमोलिक्यूल है जिससे हम खा करके जिंदा रहेंगे। ठीक है। तो प्लांट जो है हमारे लिए और सबके लिए, खुद के लिए क्या बना रहा है? स्टार्च बना रहा है। और उस स्टार्च को तोड़ तोड़ करके क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। और फिर उस ग्लूकोज को हम प्लांट्स भी, एनिमल्स भी, सब उस ग्लूकोज का यूज करेंगे और जिंदा रहेंगे, एनर्जी लेंगे। ठीक है, सिंपल। मतलब मैं यहाँ पे इसका थोड़ा फंक्शन बताया है यहाँ पे भी। हालांकि इसके बाद हम बहुत ज्यादा मतलब प्रॉपर की भाई क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक सा आइडिया दिया है मैंने कि वो क्या काम करेगा। ठीक है, वो खाना बनाएगा, और खाना जो है वो सब प्लांट्स भी खुद भी यूज करेगा उसका, एनर्जी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, और एनिमल्स को भी देगा। मतलब जैसे तुम खाना बनाते हो, वो जो तुम खाना बनाते हो ना किचन में, वो खाना बनाना नहीं है, तुम उस पर जिंदा नहीं हो।
वो खाना बना चुका है पहले कौन? वो खाना पहले ही बनाया जा चुका है, किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद आता है हमारा सेल ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसके बारे में कुछ पता है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस तरीके से क्या होता है यहाँ पर, एक फैक्ट्री है। ठीक है। एक फैक्ट्री है, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है। या हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे इन्होंने ग्लूकोज बनाया। ठीक है। इसने ग्लूकोज बनाया। ठीक है। अब उसको तोड़ा कैसे जाएगा? अब उसको तोड़ा कैसे जाएगा? मतलब एनर्जी के लिए कैसे तोड़ा जाएगा? उसका यूज कैसे किया जाएगा? तो यूज किसके द्वारा किया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। मतलब जो हमारी हमें जो एनर्जी मिलेगी, जो प्लांट्स ने फूड बनाया, ठीक है, उसका यूज हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। मतलब उस फूड को तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करवाना किसका काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है। और हर एक दुनिया का हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है ऐसे ही सर्वाइव करता है। हालांकि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो खुद ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें सारे काम उस खुद ही इसमें हो जाता है साइटोप्लाज्म में। बस यहाँ पे मैं यूकैरियोट की बात कर रहा हूँ। फिर मैं प्रोकैरियोट का बताऊंगा कि प्रोकैरियोट कैसे डिफरेंट है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात करी कि खाना बनाने का काम कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। और उसको तोड़ करके उससे एनर्जी कौन लेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और वो एनर्जी किसको दी जाएगी? इस पूरी सेल को। जितने भी इसमें काम होंगे वो सब इस एनर्जी का यूज करके ही होंगे। ठीक है। जैसे मतलब मैंने बताया कि हम घर की भी एनालॉजी ले सकते हैं। जैसे घर में जैसे चेयर है, चेयर पे बैठने का काम है। किचन है, वहां खाना बनाने का काम है। ठीक है। बेड है, उस पे सोने का काम है, बैठने का काम है। तो ऐसे ही यूकैरियोट में डिफरेंट डिफरेंट काम बटे हुए हैं। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स के काम बटे हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक सब समझ आया? 12 बज गए। क्लास का टाइम हो गया शायद, है ना? तो आप बोल सकते थे। अच्छा, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? अगर किसी को कुछ डाउट है तो बस पूछ सकते हैं बेझिझक। बेसिक से बेसिक डाउट भी। होप आपको अच्छा लगा हो और अच्छा समझ आया हो। थैंक यू। मजा आ गया।